brought to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K, toothpaste for sensitive teeth. הגעתי בשעת בוקר מוקדמת למג'ד אל-שמס. ראיתי בעיניי את זירת האירוע, מקום שבו נרצחו ילדות וילדים תמימים במשחק כדורגל. דם של ילדים ישראלים איננו הפקר ולא יהיה הפקר לעולם. עברתי לפיקוד הצפון כדי לראות את תוכניות התגובה. מדובר על חיזבאללה שליחה של איראן באזור. חיזבאללה לא ינקה מהאירוע הזה, גם בהכחשות המגוחכות שלו. הוא ירה את הירי, הוא יישא במחיר, והוא ישלם מחיר כבד על פעולותיו. ये थे इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत, जो लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को धमका रहे थे। उन्होंने कहा है कि जवाबी हमले के लिए तैयार रहो, तुम्हें अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर धमकी सिर्फ इजराइल की तरफ से ही तो नहीं आई है, ईरान और तुर्की से भी आई है। इजराइल के लिए धमकी। ईरान ने कहा कि लेबनान में जंग छेड़ी गई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, जबकि तुर्की तो एक कदम आगे निकल गया और कहा कि हमें इजराइल में अपनी सेना भेजने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल और हिजबुल्लाह जंग की कगार पर खड़े हैं। 27 जुलाई को एक रॉकेट अटैक में 12 इजरायली बच्चों की मौत हो गई। इजराइल और अमेरिका ने हमले का आरोप हिजबुल्लाह पर लगाया। हिजबुल्लाह ने हमले से इनकार किया और कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, मगर इजराइल सुनने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने लेबनान में कई ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे और वो अपना दौरा बीच में छोड़कर लौटे। इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने की, इसमें जवाबी कार्रवाई का प्लान बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की आशंका के बीच लेबनान में अफरा तफरी मची है। बेरूत की कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। कई जगहों पर ड्रोन अटैक की खबर भी आ रही है। तो आज हम जानेंगे कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह जंग शुरू होने वाली है अब, ईरान और तुर्की की धमकियों का मतलब क्या है, कितना वजन है, और अगर इजराइल हिजबुल्लाह भिड़े तो मिडिल ईस्ट में क्या हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। एक रॉकेट हमला, फुटबॉल का मैदान, 12 बच्चे और मिडिल ईस्ट में तहलका मच गया। इस हलचल की शुरुआत 27 जुलाई की शाम को हुई थी जब गोलन हाइट्स में रॉकेट हमला शुरू हुआ। गोलन हाइट्स इजराइल के उत्तरी हिस्से में है, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान की सीमा से लगा। इलाका कभी सीरिया का हिस्सा हुआ करता था। 1967 के युद्ध में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया, फिर कभी नहीं छोड़ा। 2019 में अमेरिका ने गोलन हाइट्स को इजराइल का हिस्सा मान लिया। हालांकि अधिकांश दुनिया इस कब्जे को अवैध मानती है। अभी क्या स्थिति है यहाँ? गोलन हाइट्स में द्रुज समुदाय के लोग 1000 बरस पहले से रहते आए हैं। अभी उनकी संख्या लगभग 20,000 है। जब 1967 में इजराइल ने कब्जा किया तब द्रुज लोगों को नागरिकता ऑफर की। अधिकतर लोगों ने ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन फिर उन्हें रेसिडेंसी कार्ड्स दिए गए। ये लोग इजराइल का शासन तो मानते हैं मगर नागरिक नहीं हैं, वो वोट नहीं कर सकते। इसके अलावा गोलन हाइट्स में इजराइल ने 30 परमानेंट बस्तियां बना के रखी हैं। वेस्ट बैंक की तरह ही ये बस्तियां हैं और उनमें लगभग 25,000 इजरायली नागरिक रहते हैं और उन्हें सारे अधिकार मिले हुए हैं। उन्हें अलग से भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं। अब आते हैं इस विषय पर कि 27 जुलाई को इस जगह क्या हुआ। शाम का वक्त था। गोलन हाइट्स में एक शहर है मजदल शम्स। वहां कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तभी फील्ड पर रॉकेट गिरा। उसके बाद तबाही मच गई, चारों तरफ खून और आग फैल गई। जब तक हालात पर काबू पाया जाता तब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी थी। हमले से पहले क्या दिखा, एक लोकल शख्स को सुनते हैं। תראה, המראה המזעזע כשראיתי מרחוק את הילדים לאחר הפיצוץ ישר, ראיתי את הילדים רצים, אחד מרים את הרגל, אחד זוחל על הידיים ועל הרגליים. ראיתי ילדים ישנו על הדשא, ואתה יודע, אנחנו אוכלוסייה משותפת. כל האנשים מסביב התאספו, ילדים, אנשים, על מנת לעזור לילדים שנפגעו ונפצעו במקום. תראה, המראה המזעזע כשראיתי מרחוק את הילדים לאחר הפיצוץ ישר, ראיתי את הילדים רצים, אחד מרים את הרגל, אחד זוחל על הידיים ועל הרגליים. ראיתי ילדים यशनु अला देशे। अब इस हमले के बाद हंगामा तय था क्योंकि इजराइल ने तुरंत हिजबुल्लाह को दोषी बता दिया। आर्मी चीफ हर्जी हलेवी ने कहा कि हमें पता है रॉकेट कहां से आया था। आप सुनिए। אנחנו יודעים בדיוק מאיפה שוגרה הרקטה היום. בחנו כאן על חומת מגרש הכדורגל את שרידי הרקטה. אנחנו יודעים לומר, זו רקטת פלק
עם ראש קרב של 53 קילוגרם. זו רקטה של חיזבאללה, ומי שיורה רקטה כזו לתוך שטח בנוי רוצה להרוג אזרחים, רוצה להרוג ילדים. אנחנו מחזקים מאוד את העדה הדרוזית, היא שותפה אמיצה שלנו, מלאה, בתוך שאר אזרחי ישראל, למלחמה על הבית של כולנו। जैसा कि आप जानते हैं, अक्टूबर 2023 से इजराइल दो मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। दक्षिण में हमास के साथ जंग चल रही है, जबकि उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ झड़प हो रही है। इस उथल पुथल के बीच ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है। इसमें उसके प्रॉक्सी गुट शामिल हैं, जैसे यमन में हूती, गाजा पट्टी में हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद PIJ, सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक एंड सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह। इनका मकसद है इजराइल और उसके सहयोगी देशों को नुकसान पहुंचाना। इसमें इन सब में हिजबुल्लाह सबसे पावरफुल है। ये चरमपंथी संगठन होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। उसकी फौज लेबनान की रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर है। चूंकि ईरान सीधी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, इसलिए वो हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी गुटों के जरिए इजराइल को परेशान करना चाहता है। हिजबुल्लाह ने इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की है। इजराइल की उत्तरी सीमा लेबनान से लगी है और बॉर्डर पर दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। आर्म कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट ACLED के मुताबिक 8 अक्टूबर 2023 से 21 जून 2024 के बीच लेबनान और इजराइल के बीच गोलाबारी की 7400 से अधिक घटनाएं दर्ज हो गईं। इनमें से 83% हमले इजराइल ने किए, जिसमें 543 लोग मारे गए। इनमें से कई हिजबुल्लाह के कमांडर्स भी थे, कुछ टॉप कमांडर्स थे। वहीं हिजबुल्लाह और लेबनानी गुटों की तरफ से इजराइल पर 1258 हमले किए गए, जिनमें 21 इजरायली नागरिकों की मौत हुई। यानी दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है और लोगों की जानें भी जा रही हैं। दोनों एक दूसरे को धमकाते भी रहते हैं, मगर दोनों ने सीधी लड़ाई से अब तक परहेज किया है। फिर 27 जुलाई को ऐसा क्या हुआ कि जंग की बात चली? दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल की ज़मीन पर कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ था, मगर 27 जुलाई को एक साथ एक हमले में 12 लोगों की जान चली गई। 11 से 20 साल की इनकी उम्र थी, यानी कई लोग बच्चे थे। इसलिए इसे इजराइल में उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखा गया। वहाँ हिजबुल्लाह से बदला लेने की मांग अब जोर पकड़ रही है, बात हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 28 जुलाई को टोक्यो में थे। उन्होंने प्रेस में कहा कि सारे सबूत हिजबुल्लाह की तरफ इशारा करते हैं। सुनिए। There is no justification for terrorism, period. And every indication is that indeed the rockets were or the rocket was from Hezbollah. We stand by Israel's right to defend its citizens from terrorist attacks. हिजबुल्लाह ने क्या कहा? उसने फौरन आरोपों का खंडन किया, बोला कि हमारी कोई भूमिका नहीं थी। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने यूनाइटेड नेशंस को बताया है कि मजदल शम्स में गिरा रॉकेट इजराइल का अपना था। जानकार मानते हैं कि हिजबुल्लाह जानबूझकर अपना नाम अलग करना चाहता है, जबकि वो अक्टूबर 2023 से ही इजराइल को धमकियां दे रहा है। हिजबुल्लाह की सफाई को किस तरह देखा जाए? वो इजराइल के साथ सीधी जंग से क्यों बच रहा है? देखिए, इजराइल के साथ सीधी जंग बचना हिजबुल्लाह के लिए इसलिए है क्योंकि हिजबुल्लाह ऐसा नहीं चाहता है कि लेबनान पर वैसे ही अटैक हो जैसा अभी गाजा स्ट्रिप में जिस तरह की जंग चल रही है, उस तरह की जंग हो। तो वो एक बात है कि हिजबुल्लाह को पता है कि इजराइल अगर फुल फ्लेज्ड एक अटैक होती है तो ये ना हिजबुल्लाह के लिए अच्छा होगा ना लेबनान के लिए। जहाँ तक बात है कि ये बेसिकली जो अटैक गोलान हाइट्स पे मजदल शम्स में हुआ है, इसमें हिजबुल्लाह के कितना हाथ है, तो हिजबुल्लाह ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। उससे पहले हिजबुल्लाह कई सारे रॉकेट और मिसाइल अटैक्स कर चुका है इजराइल पे। तो मतलब नॉर्दर्न इजराइल पे अटैक चल रहे हैं हिजबुल्लाह के, बट अभी तक किसी भी अटैक में सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि हिजबुल्लाह ने जानबूझकर वहां अटैक नहीं किया हो। ये किसी तरह का इधर इंटेलिजेंस फेलियर हो और टेक्निकल फेलियर हो, या फिर किसी तरह का ह्यूमन एरर हो, जिसकी वजह से वहां अटैक हुआ है। तो एक दो पहलू हैं, एक ये कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन या डायरेक्ट एक वॉर नहीं चाहता है हिजबुल्लाह इजराइल से, और दूसरा ये कि कुड बी कि ये एक तरह का मिस्टेक हो, ह्यूमन एरर। भले ही हिजबुल्लाह मना करता रहे, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई का पूरा मन बना लिया है। हालांकि अभी ये पता नहीं चला है कि इजराइल बदला कैसे लेने वाला है। 28 जुलाई को सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में भी ये साफ नहीं हुआ। हालांकि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गलांत को खुली छूट दे दी है। उन्हें तय करना है कि कब, कहां और कैसे बदला लेना है।
इस बीच दक्षिणी लेबनान में इजरायली फाइटर जेट्स और ड्रोन्स की बमबारी जारी है। हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों की मौत की पुष्टि भी हो गई है, मगर इन्हें रूटीन स्ट्राइक कहा जा रहा है। इजरायल ने अभी अपने पत्ते पूरी तरह खोले नहीं हैं। हमने वेस्ट एशिया मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर कमर आगा से पूछा कि इजरायल की कार्रवाई का स्वरूप कैसा हो सकता है जिससे बदला भी पूरा हो जाए और जंग की आशंका भी न रहे। हमास से लड़ने में इतना समय लग गया, अगर हिजबुल्लाह से लड़ाई होगी उनकी, तो हिजबुल्लाह तो बहुत शक्तिशाली है। उसकी वजह यह है कि हिजबुल्लाह, हमास जो था ये गाजा पट्टी में था, और गाजा पट्टी को इजराइल ने पिछले 16-17 साल से ब्लॉकेट कर रखा है चारों तरफ से। वहाँ पे कोई आदमी न जा सकता है न आ सकता है बगैर इजरायली परमिशन के, या जो भी सामान जाएगा या जो भी पैसा जाता था उसको एक ओपन एयर जेल था, तो वहाँ पे सामानों का पहुँचाना, असलहा का पहुँचाना मुश्किल काम था। और हमास के साथ ईरान की कोई स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी नहीं। हमास इनफैक्ट जो थी वो सीरियन वॉर में जो अभी चल रही थी वहाँ पे लड़ाई, सिविल वॉर, उसमें हमास ने बशर अल असद और ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। लेकिन यह है कि ईरान ने अपने रिश्ते बना के रखे हैं उससे, और क्योंकि वो अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है। तो हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रांग है। हिजबुल्लाह से युद्ध के मतलब ये है कि बहुत समय तक चलेगा। इजराइल के पास अता होता है, अमेरिका भी है उसके साथ, वेपन भी है, पैसे की भी कमी नहीं। अमेरिका को अल्टीमेटली देना पड़ते हैं, इजराइल को कमजोर नहीं देख सकता क्योंकि उसका सबसे ट्रस्टेड एलाई है उस पूरे क्षेत्र में। इजराइल के पास, इजराइल उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर सकता है, साउथ लेबनान क्या पूरे लेबनान को, मगर हिजबुल्लाह खत्म नहीं कर पाएगा हिजबुल्लाह को इजराइल। ये जो उनका है, फिर ईरान बहुत शक्तिशाली देश हो चुका है। ईरान का अमेरिका इजराइल जरूर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं बुरी तरीके से, मगर ये जंग पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। ईरान ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब कर देगा, ईरान नहीं करेगा तो हूती रेबल्स कर देंगे, उसकी ऑयल सप्लाई उड़ा देंगे आराम को, रिफाइनरीज को, और जहाँ से सऊदी अरबिया का सबसे ज्यादा तेल निकलता है, या दूसरी जगहों पे वो एक बार दिखा चुके हैं ये ऐसा करके। तो ये गोल्स जो है बहुत मुश्किल है। एक ही तरीका है कि इजराइल बातचीत करे, बातचीत से मसलों को हल करे और 2 स्टेट सॉल्यूशन। इजराइल की कार्रवाई से पहले ईरान ने चेतावनी जारी की है, कहा कि अगर इजराइल ने किसी भी तरह की भूल की तो उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान की चेतावनी को किस तरह देखा जाए? क्या इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष में ईरान भी शामिल हो सकता है? हिजबुल्लाह है उनका बहुत ट्रस्टेड एलाई है इस क्षेत्र में, स्पिरिचुअल एलाई भी है। फिर उसके बाद ये है कि वो आइडियोलॉजिकली भी ये लोग कमिटेड हैं, दोनों शिया हैं। और उसके अलावा ये भी है कि वो उनका जो आर्क ऑफ रेसिस्टेंस है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, उसका हिजबुल्लाह एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस वजह से ईरान हिजबुल्लाह को कभी नहीं छोड़ सकता, और ना हिजबुल्लाह ईरान को छोड़ेगी। ये दोनों, हिजबुल्लाह, हूती, शिया मलेशिया, इराक और सीरिया के अंदर कुछ जो मलेशिया ग्रुप्स हैं, ये पूरी तरीके से ईरान के साथ जुड़े हैं, ईरान इनकी मदद करता है। दूसरी बात ये कि ये एक उसका बार्गेनिंग चिप भी, स्ट्रेंथ जो है उसकी, ईरान की स्ट्रेंथ एक तरफ से, उसकी फौज जो कुछ भी है, हालांकि उसके पास वो वेपन सिस्टम्स नहीं है जो इजराइल या अमेरिका के पास है। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो लॉन्ग ड्रॉन बैटल होती है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, उनसे जीतना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी ऑर्गेनाइज फोर्स का। अमेरिका ने 20-22 साल तालिबान से लड़ाई लड़ी, बाद में उनको उन्हीं के हाथ सत्ता सौंप के आना पड़ा। इसी तरह इजराइल ने पिछले 9-10 महीने अब होने जा रहे हैं हमास से लड़ रहा है, अभी तक हमास का सफाया नहीं कर पाया, और वो अब चाहता है कि एक बार का विस्तार हो जाए हिजबुल्लाह से भी और अमेरिका उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाए, तो वो शायद जीत सकता है। लेकिन ऐसा हो, देखिए, न तो अमेरिका वॉर चाहता है इस समय, न ही ईरान चाहता है, और ये दोनों आपस में लगातार बातचीत भी कर रहे हैं ओमान के माध्यम से कि युद्ध
फैलना नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध होगा आने वाले समय में। 28 जुलाई को एक और चेतावनी चर्चा में आई। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने अपनी पार्टी के सम्मेलन में कहा कि हमें मजबूत बनने की जरूरत है ताकि इजराइल फिलिस्तीन के साथ कुछ उल्टा सीधा न कर सके। जैसा कि हमने काराबाख और लीबिया में अपनी सेना भेजी, हम इजराइल के साथ भी वैसा ही कर सकते हैं। 2020 में तुर्की ने लीबिया में यूएन के समर्थन वाली सरकार के लिए अपने सैनिक उतारे थे। नागोर्नो काराबाख वाला मामला थोड़ा डाइसी है। ये इलाका अजरबैजान की सीमा के अंदर है। इसमें अर्मेनियाई लोगों की बहुतायत हुआ करती थी, उन्हें स्वायत्ता भी थी। 2023 में अजरबैजान ने फौज भेजकर नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया। लगभग 1 लाख अर्मेनियाई लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। तुर्की अजरबैजान का समर्थक रहा है, उसे हथियार और ट्रेनिंग देता है। हालांकि तुर्की ने कभी ये नहीं माना कि उसने अपने सैनिक भी नागोर्नो काराबाख भेजे थे। इसलिए अर्दोआन की स्वीकारोक्ति को बड़ी दिलचस्पी से परखा भी जा रहा है। इजराइल के संदर्भ में अर्दोआन के बयान को किस तरह देखा जाना चाहिए, कमर आगा से सुनते हैं। अर्दोआन साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनको लग रहा था कि ईरान जो है वो बहुत मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी छवि अच्छी बनती चली जा रही है, इस कारणवश उन्हीं ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये एक तरफ तो स्टेटमेंट देते हैं, फिर दूसरी तरफ जाके कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, बार्गेन भी करते हैं। ये भी हमने पहले देखा है, चाहे ग्रीस हो या दूसरे मसले रहे हों। इसके अलावा ये भी है कि ये स्टेटमेंट दे के अपने को इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि जो ये टर्की है, इसके बड़े घनिष्ठ संबंध इजराइल के साथ भी है। टर्की जो है वो नेटो का मेंबर भी है। युद्ध में जाने के मतलब ये है कि नेटो से बाहर होना, जो टर्की मुझे नहीं लगता कि अफोर्ड कर पाएगा इस समय कि नेटो से अपने के देशों से, अपने सारे देशों से अपने रिश्ते बिगाड़ दे। अब मजदल शम्स पर हुए हमले की तरफ लौटते हैं। 27 जुलाई के रॉकेट हमले में जिन बच्चों की मौत हुई वो सभी द्रुज समुदाय के थे। उनमें से कोई भी इजराइल का नागरिक नहीं था। जैसा कि हमने पहले बताया, 1967 की जंग के बाद द्रुज समुदाय के अधिकांश लोगों ने इजराइल की नागरिकता नहीं ली। उन्हें इजराइल ने रेसिडेंसी कार्ड दिया हुआ है। इजराइल पर उनके साथ दोयम दर्जे का रवैया अपनाने का इल्ज़ाम भी लगता रहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इजराइल का रिस्पॉन्स उस तरह सख्त नहीं होगा। द्रुज समुदाय की कहानी आखिर क्या है? अधिकांश द्रुज लोगों ने इजराइल की नागरिकता क्यों नहीं ली, ये भी जानिए। देखिए, द्रुज एक बहुत छोटी सी एक कम्युनिटी है जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है। पुराने एक सीरिया में, सीरिया लेबनान के इलाके में, और अब इजराइल का जो इलाका है उसमें ये पुराने लोग हैं जो वहाँ रहे हैं, और उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या फेथ है वो थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो मानते हैं कि ड्रूज भी मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा हैं, लेकिन बहुत सारे अलग थियोलॉजिकल डिबेट्स भी हैं जिसमें ड्रूज को मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं माना जाता है। इजराइल में ड्रूज कम्युनिटी को एक अलग माइनॉरिटी माना जाता है जैसे, और ड्रूज जो हैं वो उनकी लॉयल्टी जो है वो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वो सीरिया, लेबनान और इन कंट्रीज के टुवर्ड्स रही है, और वो गोलान हाइट्स और जो इसके आसपास के इलाके हैं इसी में वो सेंचुरीज से बसे हुए हैं। तो वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हैं कि उनके कुछ जानने वाले रिश्तेदार, फैमिली जो कि अभी सीरियन सिटीजन्स हैं, तो वो अपना कंप्लीटली नहीं गिव अप करना चाहते हैं। उनकी अपनी आइडेंटिटी जो है कि इजराइल एज अ स्टेट, वो कम्प्लीटली उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इवन दो रियलिटी में वो इजराइल के अंदर रहते हैं। इजराइल उनको परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड दिया हुआ है, उनके बहुत सारे अलग माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं। बट ये बात भी सही है कि इजराइल में, क्योंकि इजराइल एक इथनो नेशनल स्टेट है, तो उसमें हमेशा से ये उसके ऊपर आरोप लगता रहा है कि जो माइनॉरिटी, स्पेशली रिलीजियस या एथनिक माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ सेकंड क्लास सिटीजन का बर्ताव किया जाता है। इस मामले में और क्या अपडेट्स हैं हम बता देते हैं। जर्मनी ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की अपील कर दी है। लुफ्तांजा और ऑस्ट्रियन एयरलाइंस ने इजराइल की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। लेबनान सरकार ने सभी पक्षों से शांति बरतने की अपील की है। यूएन ने भी सबको संयम रखने के लिए कहा है।
ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब वेनेजुएला का अपडेट जान लेते हैं। निकोलस मदुरो ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि मदुरो को भारी बढ़त मिल गई है। अब सीन ऐसा है कि चुनाव आयोग में तो मदुरो के करीबी लोग बैठे हैं, इसलिए विपक्ष ने नतीजा मानने से इनकार किया है। विपक्ष का कहना है कि उनके नेता एडमंडो गोंजालेस को 70% वोट मिले हैं, मगर चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। मदुरो 2013 से सत्ता में हैं। उन पर विरोधियों को दबाने, फ्री प्रेस को कुचलने और धांधली से चुनाव जीतने के इल्जाम लगते रहते हैं। उनके कार्यकाल में वेनेजुएला के लगभग 80 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, वो भी तब जब वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा कच्चे तेल के भंडार हैं। प्रूवन रिजर्व में दुनिया के दूसरा सबसे बड़े भंडार माने जाते हैं। एक समय वो कच्चे तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में भी रहा। इस चुनाव में पलायन करने वाले लोगों की घर वापसी बड़ा मुद्दा था। 2018 में मदुरो को दूसरा कार्यकाल मिल गया। वो चुनाव मदुरो ने लेकिन आनन फानन में करवाया था और सिर्फ 46% वोटर्स ने वोटिंग की थी। वेनेजुएला के इतिहास में सबसे कम था ये। चुनाव से पहले मदुरो सरकार ने विपक्षियों को खूब परेशान किया, इसलिए विपक्षी पार्टियों और स्वतंत्र संस्थाओं ने चुनाव को फर्जी बताया। चुनाव के बाद अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध भी बढ़ाए, जिसके चलते हालात और ख़राब हुए। फिर अक्टूबर 2023 में मदुरो का विपक्ष के साथ समझौता हुआ। इसके तहत मदुरो ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की निगरानी में ये होना था। ये समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ और उसने प्रतिबंधों में कुछ ढील भी दी, मगर कहानी वैसी की वैसी चलती रही। मदुरो ने चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कराया, चुनाव जीतने के लिए सारी तिकड़म भिड़ाई और अब नतीजों में धांधली के इल्जाम लग रहे हैं, जिसके चलते प्रतिबंध बढ़ने की आशंका है। यानी हालात जस के तस ही रहेंगे। अब वेनेजुएला का बेसिक भी आपको बता देते हैं। वेनेजुएला साउथ अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है। उत्तरी सीमा कैरेबियन सागर से लगी है। ज़मीनी सीमा 3 देशों से लगती है, कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयाना। राजधानी काराकास है। नई दिल्ली से हवाई मार्ग से दूरी है 14,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। वेनेजुएला की आबादी लगभग 3 करोड़ है। 90% लोग ईसाई हैं। वेनेजुएला पहुंचने वाला पहला यूरोपियन क्रिस्टोफर कोलंबस था। 1521 में वहाँ स्पेन का औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ, इसीलिए स्पेनिश बोली जाती है खूब वहाँ। 1819 में आज़ादी मिल गई इसे और आधुनिक समय में वेनेजुएला को ह्यूगो चावेज के लिए याद किया जाता है। वो पहले फौज में थे। 1990 के दशक में 2 बार तख्ता पलट की कोशिश की, नाकाम रहे, जेल गए। हालांकि 1998 में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। कुर्सी मिलने के बाद मुल्क में समाजवाद लेकर आए। रूस से रिश्ता मजबूत उन्होंने किया और अमेरिका का विरोध वेनेजुएला की विदेश नीति के केंद्र में रहा। 2013 में चावेज के कैंसर से मृत्यु हुई और मरने से पहले उन्होंने मदुरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, मगर मदुरो उनकी विरासत को संभालने में सफल नहीं नजर आते। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि।